नमस्कार। इस विशेष मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कृषि हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। पूरा देश जो है वो खेती किसान की बातें करता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत कम किसान ये भी नहीं जानते कि कृषि मंत्रालय भी अलग से है। ये अब अपने में ऐसी बात है कि कोशिशें बहुत हैं, पर आज तक वो पहुँचे कैसे, इस पे भी बहुत काम होना है। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए क्या क्या कृषि मंत्रालय की योजनाएं हैं, किस तरीके के प्रयास की छोटे और सीमांत किसान जो कहीं छूट जाते हैं उन तक भी चीज़ें पहुँचे, इस पे आज हमसे विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, जो सचिव हैं कृषि मंत्रालय। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन साहब, पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मानसून का मौसम है और बारिश को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग जो है उसका कहना है कि इस बारी 12% कम बारिश होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो हमारी है वो बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही एक सार्थक, एक प्रासंगिक योजना है जिसमें हर खेत में पानी पहुंचाने का हमारा विचार है। कैसे उस योजना को लागू किया जा रहा है, क्या तैयारी है, इस पर कुछ बताइए सर। देखिए, उस योजना को लागू करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जो पानी के रिसोर्सेज हैं, यानी कि पानी के लिए हमारी कैनाल हैं या हमारे डैम हैं या हमारी नदियां हैं या हमारे तालाब हैं या पोखर हैं या कुएं हैं, तो उनमें कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जो बारिश का मौसम है उसमें हम बारिश के पानी को बर्बाद ना होने दें, बल्कि हम उससे अपने पानी के रिसोर्सेज को रिचार्ज कर लें। और ये बात मुल्क के बहुत से इलाकों में जो किसान हैं या ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं वो हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। और आप जानते ही हैं कि कई जगहों पर हमारे पुराने जो मंदिर हैं उनमें बावलियाँ बनी हुई हैं और उनमें नीचे जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसी तरह से कई जगहों पर ऐसा है कि हमारे जो राजा महाराजा या सम्राट या जो भी होते थे, नवाब होते थे, तो उन्होंने भी कई जगह इस तरह की चीज़ें बनवाई जिससे कि पानी रिचार्ज हो सके। तो बारिश के मौसम में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम पानी को रिचार्ज करने की कोशिश करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उसको बर्बाद नहीं होने दें। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य ये है कि पहले तो पानी के जो भी रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि पानी के लिए जो डैम बन रहे हैं, स्रोत बन रहे हैं, उन कामों को मुकम्मल किया जाए और उसके बाद हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और तीसरी बात जो इन दोनों से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि ख़ास तौर से उन राज्यों में जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ एक नाली बनाई और पानी खुला छोड़ दिया और रात भर पानी चल रहा है। तो ये कृषि सिंचाई योजना का मकसद है कि हम पानी का बेहतर इस्तेमाल करें और ऐसा उपयोग करें कि कम पानी में हमारी फसल बेहतर हो सके। सर, ये जो बात हुई कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका मकसद ये है कि हर खेत तक पानी पहुँचे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात इसमें ये थी कि किसानों को भी पानी की बचत करनी है। ये बात तो सही है कि हम पारंपरिक तौर पे जानते थे कि पानी बचाना कैसे है, एक जल संस्कृति हमारे देश में थी, लेकिन समय के साथ भूल गए। उसको वापस लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा प्रयास है। एक हुसैन साहब, इसमें एक बात और आती है कि किसान जो है, जैसे पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखें, खासतौर से हरित क्रांति के बाद ये जो सघन कृषि पद्धति आई, इंटेंसिव फार्मिंग जो आई, इससे काफ़ी मिट्टी को नुकसान हुआ है और आज हमारी बहुत बड़ी अहमियत ये मिट्टी भी है। तो पहली बार इस तरीके का देखा गया कि मिट्टी को फिर से उर्वर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरीके के प्रयास हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसमें कोशिश सरकार की ये है कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कार्बन कंटेंट होना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, होता यह है ख़ास तौर से नाइट्रोजन के मामले में, क्योंकि यूरिया अब भी सस्ता है दूसरे उर्वरकों के मुकाबले में, तो उसकी वजह से अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ राज्यों में ख़ास तौर से कि बहुत ज़्यादा यूरिया डालते हैं और यूरिया की जो एफिशिएंसी है ज़मीन में एब्जॉर्प्शन की, वो काफ़ी कम है। उसकी वजह से वो यूरिया ज़मीन में लीचिंग होती है और उससे जो हमारा अंडरग्राउंड पानी है वो भी किसी हद तक पॉल्यूट होता है। तो सरकार की कोशिश ये है कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल एक तो बैलेंस तरीके से होना चाहिए, दूसरा जब फसल को उसकी ज़रूरत है तब होना चाहिए, और तीसरी बात उसमें जो उससे भी ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाए। ये ना हो कि हम नाइट्रोजन सस्ता है, यूरिया सस्ता है तो खाली यूरिया डालते चले जाएं और फास्फोरस और पोटेशियम की हम फिक्र ही ना करें, क्योंकि फसल को सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम को लागू किया है, जिससे कि किसानों की ज़मीन की टेस्टिंग के बाद उनको बताया जा सके कि भाई आपकी ज़मीन में इन चीज़ों की कमी है, इन तत्वों की कमी है, तो उनका आप इस्तेमाल करें। जी, इसमें जो आपने बात कही ये बात सही है कि मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, किसान की लागत भी कम हो जाएगी, पता लगा वो ज़्यादा कोई खाद डाल रहा है तो। एक इसमें हम पिछले कुछ समय से पारंपरिक खेती, जैविक खेती, इसको भी सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है जी। तो मिट्टी को उर्वर बनाने में आप इनकी कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? नहीं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, देश में तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, वो हो रही है और कुछ चीज़ों में बड़ी कामयाबी के साथ हो रही है। कुछ राज्यों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सिक्किम ने तो तकरीबन पूरे राज्य में ही ऑर्गेनिक खेती हो रही है और उससे हमारी जो मिट्टी है उसका बेहतर संतुलन पैदा होता है और पोल्यूशन कम होता है और किसानों की लागत कम आती है। लेकिन ये मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है और ख़ाली इसको एक खाली स्लोगन नहीं है कि हमने एक नारा लगाया जैविक खेती। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और इसके रिटर्न 2-3 साल के बाद आते हैं और अक्सर ये भी हमने देखा है कि शुरू में कुछ जगहों पर रिटर्न कम हो जाते हैं क्योंकि पैदावार उसकी कम हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज जैविक खेती में ये है कि उसकी मार्केटिंग कैसे हम इस्टेब्लिश करें। अब सिक्किम में हमने देखा कि कई जगहों पर किसानों को जैविक खेती का भी मुनासिब दाम नहीं मिलता है जो पैदावार उसकी होती है और कई जगहों पर बहुत अच्छी चेन बन गई, जैसे कर्नाटक में, बेंगलोर में ख़ास तौर से बहुत अच्छी चेन है। तो इसमें काफ़ी काम होना अभी बाकी है और मुझे यकीन है कि देश के किसान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएंगे और मार्केटिंग का उनका लिंक अगर स्थापित हो जाएगा तो ज़रूर जैविक खेती में बहुत ज़्यादा तरक्की की गुंजाइश है। मार्केटिंग पे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा, क्योंकि अब हम मौसम में एक परिवर्तन देख रहे हैं सर। जैसे जब बारिश की ज़रूरत नहीं है तब आ गई, जब ज़रूरत है तब आ नहीं रही। तो ये जो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन होना था, वो अब हमारे सामने है और इसमें जो बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि है, इससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। उसके लिए सरकार किस तरीके से जो किसान हैं उनकी भरपाई की योजना बना रही है? देखिए, बेमौसम बरसात या सूखा, क्लाइमेट चेंज, ये तो बड़े डीप साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं। इस पर ICAR में पूरे प्रोजेक्ट्स हैं। एक नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर का कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो किस तरह से फसलों को हम नुकसान से बचाएंगे। वो तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारे किसान भाई भी इन सब तकनीकों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं और हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ थी वो बहुत सारी ऐसी वैरायटी थी जिनमें पैदावार तो भले ही कम हो लेकिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गर्मियों को बर्दाश्त करती थी। तो इसमें कई तरीके से काम होना है। ऐसी वैरायटियों का एक जीन बैंक बना हुआ है, उस जीन बैंक से उन वैरायटियों को निकाल के उन पर रिसर्च एक तरफ हो रही है। दूसरी तरफ जहाँ पर इस तरह की दैविक आपदाएं आती हैं उससे किसानों को बचाने के लिए, मदद करने के लिए सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से वो दिया जाता है इनपुट सब्सिडी के रूप में, पर हेक्टेयर के माध्यम से दिया जाता है। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से करती हैं। कुछ राज्य बिजली माफ़ कर देती हैं, कुछ राज्यों में लगान माफ़ कर दिया जाता है, कर्जे रीशेड्यूल हो जाते हैं, डीजल सब्सिडी वगैरह देते हैं, डीजल पर सब्सिडी होती है। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बात अहम है कि अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर मौसम के बारे में जानकारी उपलब्ध है। हमारे किसान चैनल के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी जानकारी उपलब्ध हो रही है और ऐसी बहुत सी वैरायटीज़ उपलब्ध हैं फसलों की, दालों की और मक्का की और कई चीज़ की, जो कि जिसको हम कहते हैं कि सूखे का उस पर कम प्रभाव होता है, सूखा सहने की क्षमता है, सूखा सहने की क्षमता। इसी तरह से बाढ़ की कई वैरायटीज़ हैं, चावल की बिहार में बहुत पॉपुलर हैं। तो ये एक बेहतर तैयारी है और इस साल मैं ये कहूँगा कि जितना हम उम्मीद कर रहे थे जून में कम से कम मानसून उससे बेहतर साबित हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक वरदान है और उसका
नतीजा ये है कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में धान की रुपाई शुरू हो चुकी है और आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में अभी तक मानसून की बेहतर प्रोग्रेस है। अभी जो आपने कहा कि पारंपरिक बीज जो हमारे हैं वो बहुत सक्षम है, उनमें इस परिवर्तन को लड़ने की क्षमता भी है। ऐसे में फसल बीमा भी एक मुद्दा है। आपको क्या लगता है इस तरीके के जो मौसमी बदलाव हैं उनमें फसल बीमा कितना अहम है और किसानों को क्या उन्हें अपनाना चाहिए, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं कि किसान तक ये बात पहुंचे? देखिए, फसल बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये एक तरह से हमारे सामने एक चैलेंज है सरकार के सामने कि किस तरह से किसान बीमा योजना को और ज़्यादा पॉपुलर बनाया जाए, किसानों भाइयों तक पहुंचाया जाए। अब इसमें यह है कि कुछ इलाकों में किसान बीमा की योजनाएं ज़्यादा पॉपुलर हैं और कुछ जगह बहुत कम पॉपुलर हैं। कुछ फसलों में ज़्यादा किसान इसको कराते हैं, कुछ फसलों में नहीं कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मूंगफली के किसान हमारे गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में बीमा कराते हैं। आंध्र प्रदेश में धान के किसान बहुत बड़ी संख्या में बीमा कराते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को जो कि गन्ना उगाते हैं उनको बीमे की ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि गन्ने की फसल में किसी चीज़ से नुकसान नहीं होता है। तो ये फसल, हर फसल के लिए एक अलग तरीक़ाकार होना होगा, हमें डेवलप करना होगा, हर क्षेत्र के लिए अलग तरीक़ा करना होगा। मोतिहारी ज़िले में 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने पिछले साल धान के बीमा कराया। तो ये अभी तक हम किसान भाइयों तक पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से बात पहुंचा नहीं सके हैं कि बीमे के क्या फ़ायदे हैं, और हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि कोई ऐसी नई योजना लाई जाए जिसमें किसानों को जो बीमे की धनराशि देनी होगी, प्रीमियम धनराशि देनी होगी, वो बहुत ही कम हो, 2 या 3% बस किसानों से प्रीमियम लिया जाए और उसके बाद आसान तरीका हो जिससे कि अगर फसल में नुकसान हो तो उनको क्लेम मिल सके। तो हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी आएगा, टीवी के माध्यम से, किसान चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वो भी हमारी कोशिश होगी। इसमें एक थोड़ा सा जो किसानों से हमारी बात होती है सर, वो ये कहते हैं कि जो बीमा देने का जो तरीका है, मुआवजा जो देना है, उसमें कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं, ये एक इकाई ले ली जाती है, न्याय पंचायत तक अब लिया जा रहा है यूपी में। खेत के स्तर तक हम पहुँचें कि इस खेत में क्या नुकसान हुआ है, उसके लिए भी क्या हम टेक्नोलॉजी की कुछ मदद ले रहे हैं, जैसे उपग्रह वगैरह, उनके ज़रिए भी क्या हम जान पाएंगे किस खेत में कितना नुकसान हुआ है? इसकी भी कुछ तैयारी? मुझे ये लगता है कि अभी इसमें शायद कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके कई पायलट्स, कई तरह के हमारी करने की योजना है और एक ड्रोन का भी इस्तेमाल करने की योजना है जिससे कि किसानों के खेतों तक जाकर ये पता लगाया जा सके। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गाँव स्तर पर हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश की आपने मिसाल दी, तो उत्तर प्रदेश में मॉडिफाइड नाइस स्कीम में गाँव एक यूनिट है, यानी कि गाँव में अगर नुकसान हुआ उसको हमने असेस किया तो किसानों को बीमा मिलता है। और उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में जैसे ही ये पाला वगैरह पड़ा था तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर 25% धनराशि उनको एडवांस के रूप में बीमा कंपनियों ने दे भी दी। और मुझे लगता है कि किसान भाइयों को जिनकी फसलों का इस साल बदकिस्मती से नुकसान हुआ, उनको इस साल ये एहसास हो जाएगा कि बीमा उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जब ये एहसास हो जाएगा, ये बात आम हो जाएगी लोगों तक, तो ज़्यादा किसान फिर बीमा अपना कराएंगे। एक चीज़ हुसैन साहब, इसमें कृषि ऋण जो है, खेती बगैर कर्जे के तो बहुत मुश्किल है और हमेशा से पारंपरिक तौर पे भी होती रही। कृषि ऋण का दायरा बढ़ाने के लिए, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, कृषि ऋण में जैसा कि आप जानते हैं, हमारे किसान भाई जानते हैं कि काफ़ी सरकार ने कंसेशन दिया हुआ है, यानी कि किसानों को 4% पर ये क्रॉप लोन उपलब्ध है और कई राज्यों में तो उससे भी कम है। मध्य प्रदेश ने तो इसको बिल्कुल ही माफ़ कर दिया है और काफ़ी आसानी से कृषि ऋण अब किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। हमारी ये योजना है कि बैंकों के माध्यम से किसान ऋण की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए और इसका डेटा कैप्चर किया जाए। जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ये डेटा कैप्चर किया जाए कि किस किसान ने किस फसल के लिए कर्ज़ा लिया। अभी हमको ये डेटा मिलने में काफ़ी मुश्किल सामने आ रही है। हमारे सामने ये डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कि एक अगर पूछें आप कि एक राज्य में धान की फसल में पिछले साल कितना क्रॉप लोन दिया गया, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा। तो ये डेटा का कलेक्शन को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, फिर हम ये
किसानों तक पहुंचाने की बेहतर कोशिश कर सकते हैं कि भाई देखिए, ज़्यादा किसान गन्ने के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं, ज़्यादा किसान आलू के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं और धान के लिए कम किसान कर्ज़ा ले रहे हैं। तो एक बार ये डेटा देश के सामने होगा तो और आसान हो जाएगा। और 8.5 लाख करोड़ भारत सरकार ने इस साल लक्ष्य रखा है, तो किसानों को कर्ज़ा तो उपलब्ध है। अब ये बात है, सरकार के सामने चैलेंज ये है कि जब किसान अपना प्रोडक्शन कर भी लेते हैं तो अक्सर उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाते हैं। क्या कहते हैं आपके खेत? जानिए फसल की ताजा स्थिति, कैसे करें इसकी देखभाल। देखिए विशेषज्ञों के साथ खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। लोगों ने क्या किया, लोग जैसे किसान की अगर हम बात करें, किसान पैदावार तो ले लेता है और उसको ज़्यादा पैदावार हो गई तो मुसीबत, कम पैदावार हुई तो मुसीबत, और सबसे बड़ी उसमें दिक्कत ही बाज़ार की है। तो कैसे बाज़ार तक किसान की पहुंच बने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें जैसे हमने ये भी देखा कि जब खरीद का समय आता है तो बहुत से केंद्र तक जा ही नहीं सकता, खरीद केंद्र तक किसान जा ही नहीं सकता, छोटा किसान। तो क्या हम तरीके सोच रहे हैं कि छोटा किसान भी जो है उसको कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो तो मिल पाए, इसके लिए किस तरीके की योजना? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हमारी कृषि के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि किस तरह से किसानों को वाजिब दाम मिलें, और न सिर्फ किसानों को वाजिब दाम मिलें बल्कि कंज्यूमर को भी वाजिब दाम पे करना हो। अभी हम ये देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है कृषि की, वो बहुत लंबी है और बहुत फ्रेगमेंटेड है। नतीजा उसका ये है कि किसानों को अक्सर वाजिब दाम नहीं मिलते हैं। हमने आलू के मामले में देखा अभी पिछले रबी में कि कई राज्यों में किसानों को बहुत ही कम दाम, 2 रुपये 3 रुपये तक किलो उन्होंने आलू बेचा। इसके लिए बहुत सी चीज़ें जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि एक ही राज्य में अगर आप लें, हर मंडी में व्यापार करने के लिए अलग लाइसेंस चाहिए। एक मंडी से एक ही राज्य में दूसरी मंडी तक कृषि के सामान को ले जाना मुश्किल, जगह जगह उसके बैरियर लगे हुए हैं, जगह जगह उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो भारत सरकार की ये कोशिश है कि एपीएमसी में किसी तरह से बेहतर सुधार लाते हुए फ़ौरन ये किया जाए कि एक राज्य में एक लाइसेंस लेकर आप पूरे राज्य में व्यापार कर सकें। अच्छा, ये कर्नाटक ने ऑलरेडी कर दिया है। यानी कि अगर आप मैसूर में बैठे हैं और आप गडक से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं जो कि बिल्कुल उत्तर कर्नाटक में है, तो आप खरीद सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि देश के सभी राज्यों में जो उनके एपीएमसी के कानून हैं उनमें सुधार लाया जाए, और ये तो फ़ौरन किया जाए कि हर मंडी में अलग लाइसेंस की ज़रूरत ना हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ किसी हद तक हो भी गई है, किसान चैनल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, रेडियो भी काम कर रहे हैं, दूरदर्शन पे मंडी के भाव आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाइयों को भाव पता हों, न सिर्फ अपनी मंडी की बल्कि और मंडियों के भाव भी पता हों। इससे उनको ये होगा कि वो फिर फैसला कर सकते हैं कि उनको अपनी फसल कब बेचनी है। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत से किसान अब बहुत कुछ समझ गए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को देखते हैं कि फसल के दाम हमको कब बेहतर मिलने की उम्मीद है। ख़ास तौर से जैसे प्याज है जी, प्याज में हमने देखा कि अक्सर किसान अपनी प्याज फ़ौरन नहीं लाते हैं बाज़ार में, उसको रोक लेते हैं। अब ये किस तरीके से हम बेहतर कर सकें इस सिस्टम को, ये हमारे सामने चैलेंज है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम अगले 3-4 महीनों के अंदर एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म बना देंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कि फिर जो भी मंडी चाहेगी वो मंडी उस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करेगी और अपने किसानों तक वो बात पहुंचाएगी। बहुत बढ़िया। एक चीज़, जब एमएसपी की बात हुई, अभी खरीफ का एमएसपी आया और इसमें हालांकि धान वगैरह सभी का, चावल वगैरह सबका एमएसपी जो है बढ़ा। एक बड़ी बात जो देखी वो था कि दलहन पे जो 200 रुपये का बोनस दिया गया। ये क्या एक सोची समझी सरकार की पहल है कि गेहूं धान का जो चक्र चल रहा है उससे निकल के हम
वापस दलहन की ओर मुड़े, इतना सारा हम बाहर से लाते हैं। तो ये इस एमएसपी से हम क्या रीड करें, क्या समझें? देखिए सरकार की कोशिश ये है कि दलहनों का देश में उत्पादन बढ़ाया जाए। दूसरी सरकार की कोशिश ये है कि खाली गेहूं और चावल के उत्पादन से किसानों को तिलहनों के उत्पादन और दलहन के उत्पादन की तरफ भी राग़िब किया जाए। ये तब हो सकता है जब किसानों को ये आश्वासन हो कि अगर दाम एमएसपी के नीचे गिरते हैं तो हमारी दलहन सरकार ख़रीदेगी। अब ये इस साल हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस योजना को बेहतर तरीके से चलाएं। वैसे पिछले साल भी नेफेड ने और एसएफएसी ने मिल के तकरीबन 4 लाख टन चना ख़रीदा था जी। और 2-3 साल पहले भी दलहनों के एमएसपी में तकरीबन 500 रुपये की वृद्धि की गई थी, क्योंकि उस साल एमएसपी बहुत ही कम थे। तो अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो दलहन के एमएसपी में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने चैलेंज ये है कि दलहन के ज़्यादातर किसान सिंचित इलाके में नहीं हैं, उनके पास सिंचाई की छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा, तो छोटे किसान हैं और वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। तो अब उन किसानों की मदद के लिए ये एमएसपी एक सिग्नल है मार्केट को, और हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार ये बताना चाहती है कि किसानों को दलहन की खेती करके ज़्यादा आमदनी हो सकती है, और इसी के साथ साथ प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था भी बेहतर करने के प्रयास होंगे। ये हरित क्रांति के समय हुसैन सर ऐसा देखा गया था कि उत्पादन बढ़ा, उसको फिर खरीद के लिए एफसीआई वगैरह का गठन हुआ, और फिर बेचने के लिए पीडीएस सिस्टम जो पूरी प्रणाली थी वो बनी। अभी भी लगभग वही सिस्टम है, लेकिन कहीं कुछ कभी उत्पादन ज़्यादा है, रखने की जगह नहीं है, फिर पीडीएस में बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं। इन सबको दुरुस्त करने की कुछ ऐसी योजना तैयारी, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ जैसे हम विविधीकरण की बात करते हैं खेती में, और उसमें बागवानी बहुत अहम थी। हमने देखा कि इस बार जो है बागवानी का जो उत्पादन है वो खाद्यान्न अन्न की तुलना में ज़्यादा है, 28 करोड़ टन के करीब रहा, जबकि वो 26 करोड़ टन पे रुक गया। ये एक अच्छी पहल हुई थी, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी, कुपोषण से लड़ने में भी मदद करेगी। लेकिन अच्छा उत्पादन लेना, फिर उसको प्रिक्योर करना, फिर उसको बेचना, ये पूरी जो चेन है इस पे किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं? देखिए इस चेन में सरकार ने बहुत सी कोशिशें की हैं, और बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने करीब 130 लाख टन नई कैपेसिटी, नई स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता पिछले कुछ सालों में बनाई है। उसकी वजह से देश के ज़्यादातर राज्यों में अब एफसीआई के पास भंडारण क्षमता की कोई कमी नहीं है। वो समस्या देश ने हल कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भंडारण क्षमता की अब भी कमी है, ख़ास तौर से पूर्वी भारतवर्ष में, जैसे बिहार है, झारखंड है, आसाम है, बंगाल है, वहाँ पर भंडारण क्षमता की ज़रूरत है। इसके अलावा यानी कि एफसीआई की भंडारण क्षमता जितनी ज़रूरत है उतनी देश के पास उपलब्ध है। उत्पादन के हिसाब से तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एफसीआई जितना प्रोक्योर करता है उसको रखने के लिए एफसीआई के पास उपलब्ध है। अब बात रही बागबानी की। देखिए उसमें ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो फसल जो बागबानी की फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनको आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, उसको जल्दी से कंज्यूम करना होता है। और हमारे पास कोल्ड स्टोरेज क्षमता की काफ़ी कमी थी। पहले तो जो हमारे पास स्टडी थी उसके हिसाब से आंकड़े ये थे कि करीब 30 मिलियन टन की कमी है भंडारण क्षमता में। 300 लाख टन हमें और चाहिए कोल्ड स्टोरेज क्षमता। लेकिन अब हमने फिर से एक स्टडी नेबार्ड की एक संस्था है नैपकॉन्स, उसके माध्यम से कराई है। आज ही उसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श हो रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि हमारी जो मौजूदा ज़रूरियात हैं उसको देखते हुए 21 मिलियन टन यानी कि 210 लाख टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें यह है कि कुछ चीज़ों में कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन बन चुकी है। उसकी वजह से आप देखें, अगर आप सेब का उत्पादन देखें, सेब के किसानों को अब पहले के मुकाबले में बेहतर दाम मिलते हैं। पिछले साल अगर आप देखें और उससे पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 30 रुपये से 35, 40, 50 रुपये तक किलो भी सेब के किसान को दाम मिले, क्योंकि सेब में एक सप्लाई चेन बन चुकी है
बेहतर कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटी बन चुकी हैं, और वो क्लाइमेट कंट्रोल बेहतर कोल्ड स्टोरेज है जिसमें हम न सिर्फ ठंडा करते हैं बल्कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है उसको भी चेंज करते हैं। जी हाँ, तो हम ऑक्सीजन कम कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इसी के वजह से अगर आप देखें तो सेब पहले फरवरी मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाता था। अब साल भर हमारे यहाँ का सेब भी, आयातित सेब की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में जो सेब का उत्पादन होता है वो भी अप्रैल और मई तक भी चला जाता है जी। तो ये एक खुशी की बात है, सेब में वो चीज़ बन गई, वो टेक्नोलॉजी आ गई। आलू में पहले से थी, यानी कि अब आलू और सेब में आप जब उत्पादन होता है उसको रख सकते हैं। अब ये चीज़ और फसलों में नहीं आ पा रही है। उसकी बहुत सारी वजहें, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ये कोशिश है, कृषि मंत्रालय की भी और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की ये कोशिश है कि कोल्ड स्टोरेज क्षमता में इजाफा किया जाए, और न सिर्फ कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं बल्कि पूरी चेन बनाई जाए। आपके अपने कृषि भाइयों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक और व्यापार एक बहुत अच्छा खुल रहा है, उनके लिए नए मौके आ रहे हैं। वो ये है कि जो रीफ़र वैन है, जो ठंडी गाड़ी चलती है जिसमें आप कृषि का सामान ले जा सकते हैं कम तापमान पर, उस पर तकरीबन 50% अनुदान मिलता है हमारे। आप उसके लिए किसान भाई अगर चाहें तो ज़िले में जो हॉर्टिकल्चर अधिकारी हैं, बागवानी अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें, कृषि अधिकारी से संपर्क करें, ज़िलाधिकारी से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे ये बात लोगों तक पहुंचाएं तो 50% अनुदान उपलब्ध है रेफ्रिजरेटेड वैन पे। तो उसको आप, और उसकी बहुत कमी है, सही बात। रेफ्रिजरेटेड वैन की कोल्ड स्टोरेज से भी ज़्यादा कमी है, और जब तक रेफ्रिजरेटेड वैन नहीं आएंगी तब तक पूरी चेन हमारी ठीक नहीं होगी। तो काफ़ी सरकार की कोशिशें हैं, लेकिन ये हमारे सामने चैलेंज है कि उनको कैसे लोगों तक पहुंचाएं। वो एक, उसमें बहुत बड़ा किरदार दूरदर्शन किसान चैनल निभाएगा, और वो तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये सब हम करें। एक बस आखिर में सर थोड़ा सा कि पशुपालन के क्षेत्र में हमने देखा कि बहुत हमारी कोशिशें हैं कि किसान उससे जुड़ा है और जुड़ा भी रहा है। और दूसरा मछली पालन, मीठे जल के मछली पालन की मैं बात कर रहा हूँ, उसने भी देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। उसको लेके भी कुछ अलग से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या नस्लों पे भी, कुछ गाय की नस्लों पे भी काम हो रहा है कि किसानों के पास पहुँचे। छोटे किसान जिसके पास संसाधन ज़्यादा नहीं है, वो किस तरीके की गाय पाले, कैसे उसमें से कमाई करे, इस पे भी कुछ काम हो रहा है। जी, इसके बारे में मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे दूसरे विभाग में आता है ये, लेकिन ये मैं कहूँगा कि वो नस्लें जानवरों की जो भारतीय नस्लें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए गोकुल मिशन सरकार ने चलाया है, और कोशिश ये है कि जो हमारी देसी नस्लें हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी क्लाइमेट के लिए, हमारी जलवायु के लिए अपने को एडजस्ट कर चुकी हैं। तो उनमें हम सुधार लाते हुए, बेहतर रखरखाव करते हुए हम रिसर्च करें और हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट करें, जिससे कि हम अपनी देसी नस्लों को कंजर्व कर सकें और उसमें सुधार लाके हम अपने दूध के उत्पादन को बढ़ा सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिराज हुसैन साहब, बहुत अच्छी बातचीत रही। और इसमें एक तो सरकार की दिशा क्या है, किस तरीके से हम हर खेत में पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही हर गरीब जो किसान है, छोटा किसान है, सीमांत किसान है, उसके लिए भी कई योजनाएं, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने हमारी विशेष मुलाकात श्री सिराज हुसैन जी के साथ देखी, जो सचिव हैं कृषि मंत्रालय में, और जो उन्होंने बातें बताई, देखिए परंपरागत बीजों पे भी बात हुई, कैसे हमारे पारंपरिक जो बीज हैं वो कितने काम के हैं, और इसके अलावा जैविक खेती पे भी बात हुई, और सबसे बड़ी बात फसल बीमा पे बात हुई, कृषि ऋण पे बात हुई। ये सब योजनाएं आपके लिए हैं। हर खेत को पानी पहुंचाने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। सरकार के भी पूरे प्रयास हैं और हमारे भी प्रयास रहेंगे। आप ये देखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी बात हो आप हमसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।